Then it is related to different type of deposit accounts. It is related to the different types of the deposits accounts. So इंडिविजुअल अकाउंट की बात करते हैं तो सेक्शन 11 जो है, सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट कहता है कि हर कोई पर्सन जो कि यहां पर कंटेंट, जो यहां पर मेजोरिटी एज का हो गया है, जिसने एज ऑफ मेच्योरिटी को अचीव कर लिया है, वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपीटेंट है, वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपीटेंट है, लेकिन बशर्ते कि वो यहां पर साउंड माइंड का होना चाहिए एंड उसे किसी भी कोर्ट के द्वारा, किसी भी कानून के अंदर डिस्क्वालीफाई ना किया गया हो कि वो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, या फिर वो एनिमी कंट्री का रेजिडेंट ना हो। अगर ये सब चीजें ठीक हैं तो वो यहां पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए कंपीटेंट है। दोबारा से रिपीट करता रहा हूं, तो सेक्शन 11 जो है इंडियन मेजोरिटी एक्ट का, वो ये कहता है कि अगर आपने एज ऑफ मेजोरिटी को अचीव कर लिया है, आप सही सलामत दिमाग के हैं, साउंड माइंड के हैं, आप एनिमी कंट्री से नहीं हैं, दुश्मन कंट्री से नहीं हैं, एंड कोर्ट ने आपको किसी भी तरह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकते हैं, तो उसके केस में आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन पाएंगे। एंड इवन दो माइनर की यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी कैपेसिटी नहीं है, एज पर लॉ माइनर की कोई भी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, लेकिन सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो सेक्शन 26 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 1881 का, वो यहां पर माइनर को परमिट करता है कि वो चेक्स को ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, एंड फर्दर वो ड्रॉर भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ऐसा कहा गया है। तो यहां पर चाहे उसकी कोई कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन स्टिल आरबीआई ने उसे परमिट किया है कि जो माइनर है वो एक अपना डिपॉजिट अकाउंट ओपन भी कर सकता है, वो फर्दर चेक को एंडोर्स भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है, एंड ड्रॉ भी कर सकता है। इज इट क्लियर? देन इट इज रिलेटेड टू ज्वाइंट अकाउंट्स। देन इट इज रिलेटेड टू ज्वाइंट अकाउंट्स। जब दो और या उससे ज्यादा जो लोग हैं वो आपस में कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वी से इट इज अ ज्वाइंट अकाउंट। तो वहां पर ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, वो यहां पर उसके हिसाब से अकाउंट को ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहती हैं? जैसे आइदर सर्वाइवर है, या फिर फॉर्मर सर्वाइवर है, या फिर ज्वाइंटली ऑपरेटेड है, या फिर ज्वाइंटली ऑपरेटेड है, तो ये अकाउंट ऑपरेशंस है यहां पर। अब आइदर सर्वाइवर के केस में अगर मान लीजिए ए बी का अकाउंट है, यहां पर ए एंड बी हस्बैंड वाइफ है, ए हस्बैंड है एंड बी वाइफ है, ओके, एंड यहां पर ए एंड बी का ज्वाइंट अकाउंट है आइदर सर्वाइवर ऑपरेशन के साथ, तो अकाउंट में कोई भी पैसा निकाल सकता है। अगर फॉर्मर सर्वाइवर का केस है तो अगर एक फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, अगर ए फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, तो यहां पर जीते जी ए पैसा निकाल पाएगा, यानी कि जब तक ए जिंदा है तब तक सिर्फ और सिर्फ ए पैसा निकाल पाएगा। जब ए की डेथ हो जाएगी उसके बाद जो सेकंड पर्सन है यानी कि जो सर्वाइवर है वो यहां पर अकाउंट को ऑपरेट कर पाएगा। तो पैसा निकलाने से मतलब है कि अकाउंट के ऑपरेशंस की बात करें, ठीक है। तो जब फॉर्मर सर्वाइवर के केस में जो पर्सन है, जो फर्स्ट अकाउंट होल्डर है, वो यहां पर अकाउंट को ऑपरेट कर पाएगा, लेकिन आफ्टर द डेथ ऑफ द फर्स्ट अकाउंट होल्डर जो सेकंड वन है, ठीक है, वो यहां पर अकाउंट को ऑपरेट कर पाएगा। ज्वाइंटली के केस में दोनों के सिग्नेचर्स होंगे तभी अकाउंट ऑपरेट होगा, अदरवाइज अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा, अदरवाइज अकाउंट ऑपरेट नहीं होगा। एंड फर्दर इज नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल? जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए, इज नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल इन ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट एंड फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट? जल्दी से जल्दी आंसर कर दीजिए कि जो ज्वाइंटली ऑपरेटेड अकाउंट है या फॉर्मर और सर्वाइवर अकाउंट है, क्या इसके केस में हमारे पास नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है या नहीं रहती है? जल्दी से जल्दी आपको इसका आंसर कर देना है। काइंडली डू आंसर इट एट द अर्लीस्ट। एंड फर्दर एक आपको सिनेरियो यहां पर देता हूं दैट इज रिलेटेड टू बेस्ड अपॉन द नॉमिनेशन। सो डेफिनेटली नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, वेदर इट इज ज्वाइंटली ऑपरेटेड, वेदर इट इज अ फॉर्मर सर्वाइवर, आइदर सर्वाइवर, यहां पर नॉमिनेशन फैसिलिटी रहेगी। लेकिन नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो यहां पर सभी एप्लीकेंट जो हैं, सभी यहां पर अकाउंट होल्डर जो हैं, उनके सिग्नेचर्स के साथ ही अवेलेबल रहेगी, यानी कि ज्वाइंटली ही नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है वो ज्वाइंटली ऑपरेटेड रहेगी। कल को अगर यहां पर नॉमिनेशन में कोई ऑल्टरेशन भी करवानी है, कोई चेंजेस भी करवाने हैं, तो यहां पर ज्वाइंटली जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उनको सभी को इकट्ठे मिलकर के नॉमिनेशन चेंज करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आइदर सर्वाइवर के केस में पर्सन सी नॉमिनी था अगर, तो ऐसा नहीं है कि पर्सन ए और बी में से कोई भी पर्सन नॉमिनेशन चेंज करवा दे। दोनों इकट्ठे आएंगे, नॉमिनेशन चेंज तभी होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी। इस चीज का यहां पर ध्यान रखने वाला है। ओके, नाउ लेट अस टेक अ केस स्टडी रिलेटेड टू इट। So person A and B were traveling through car and they are maintaining a joint account. तो इनका एक joint account है
they are maintaining a joint account, and person C is a nominee in this particular case. Person C nominee है in this particular case, and person A and B were deceased while traveling in the car due to car accident. तो इन कार एक्सीडेंट दोनों की डेथ हो जाती है, एंड नाउ पर्सन डी who is the only son of A and B, who is the only son of A and B, who is aged 19, visits the branch and कहता है कि ये पैसा जो इस अकाउंट में पड़ा है उसके ऊपर मेरा हक है, जो पैसा है जो अकाउंट में पड़ा है उसके ऊपर मेरा हक है, ये मुझे दे दिया जाए, बिकॉज आई एम द लीगल हेयर, आई एम द ओनली लीगल हेयर, तो ये पैसा मुझे दे दिया जाए. तो क्या ये पैसा बैंक के द्वारा डी पर्सन को दे दिया जाएगा? क्या ये पैसा जो है वो बैंक के द्वारा डी पर्सन को दे दिया जाएगा? क्या वो एक वैलिड डिस्चार्ज होगा, या फिर जो पैसा है पर्सन सी को दिया जाएगा? अब देखिए डी जो है वो लीगल हेयर है एंड इज द ओनली लीगल हेयर, जबकि पर्सन सी जो है वो कोई थर्ड पार्टी पर्सन है. जब पर्सन सी है वो कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, बट ही इज अ नॉमिनी इन द अकाउंट, वो नॉमिनी है यहाँ पर अकाउंट में. तो किस पर्सन को यहाँ पर पैसा दे करके वैलिड डिस्चार्ज होगा? द पेमेंट विल बी मेड टू पर्सन सी और डी. द पेमेंट जो है वो किसको देना चाहिए? पर्सन सी को देंगे या पर्सन डी को देंगे? वी विल बी पेइंग द अमाउंट टू पर्सन सी. वी विल बी पेइंग द अमाउंट टू पर्सन सी. जो नॉमिनी है उसको पैसा दे करके बैंक को वैलिड डिस्चार्ज मिलेगा. देखिए मैंने आपको पहले बताया नॉमिनेशन हो रखी है अकाउंट में, अगर तो नॉमिनेशन ना होती फिर तो डी को पर्सन को पैसा देते, लीगल हेयर को पैसा देते, ठीक है. लेकिन अब अगर नॉमिनी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके केस में पैसा क्या देंगे? किसको देंगे? सिर्फ और सिर्फ पर्सन सी को देंगे और किसी को पैसा नहीं देंगे. इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है. अब यहां पर एक सेकंड केस लेते हैं. लेट अस सपोज दो फ्रेंड्स हैं यहां पर जिन्होंने एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवाया. सी एंड डी ओपन द ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है. एंड पर्सन, इसमें यहां पर इन्होंने नॉमिनी बना रखा था पर्सन ई को यहां पर नॉमिनी बना रखा था. एंड फर्दर पर्सन सी जो है उसकी यहां पर कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है. पर्सन सी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो यहां पर इस केस में पैसा किसे दिया जाएगा? अकाउंट इज ज्वाइंटली ऑपरेटेड and it is being maintained by person C and D. E is the nominee in this particular account. E is nominee in this particular account, and person C is deceased now. In this particular case, to whom the account balances would be paid? To whom the account balances are to be paid? तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर आंसर कर दीजिए कि बैलेंस किसे पे किया जाएगा? बैलेंस किसे पे किया जाएगा? तो एक आंसर यहाँ पर दिया है डी एंड ई को पे किया जाएगा. वुड द बैलेंसेस वुड बी पेड टू डी एंड ई. एक आंसर आया है कि सिर्फ और सिर्फ डी को पे किया जाएगा, कि सिर्फ डी को पे किया जाएगा. एक आंसर आया है डी एंड ई को पे किया जाएगा. सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर. देखिए सिंपल सा एक रूल याद रख लीजिए. नॉमिनेशन पिक्चर में तब आएगा, नॉमिनेशन को हम तब पैसा देंगे ज्वाइंट अकाउंट के केस में, खास करके तब करके जब सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ हो जाएगी. सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी को तब यहां पर एप्लीकेबिलिटी बनेगी, अदरवाइज नॉमिनी की एप्लीकेबिलिटी नहीं बनेगी जब तक सभी अकाउंट होल्डर्स की डेथ नहीं होगी. चाहे वो फॉर्मर सर्वाइवर का केस है, चाहे आइदर सर्वाइवर का केस है. अगर नॉमिनेशन है तो नॉमिनेशन तब आएगा जब यहाँ पर सभी की अकाउंट होल्डर्स की डेथ होगी. अदरवाइज नॉमिनी को यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना, तो यहाँ पर नॉमिनी को पैसा नहीं मिलेगा. पहली चीज. अब पर्सन सी एंड डी यहाँ पर फ्रेंड्स हैं, एंड फर्दर यहाँ पर सी के लीगल हेयर होंगे तो उनका पैसे के ऊपर हक बनता है. सो सी के लीगल हेयर एंड डी दोनों को ज्वाइंटली पैसे दिए जाएंगे, दोनों को ज्वाइंटली पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे. इज इट क्लियर? ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है. तो एक यहाँ पर सही आंसर देखने को मिला है जिन्होंने कहा है कि लीगल हेयर्स ऑफ सी एंड पर्सन डी दोनों को ज्वाइंटली पैसे मिलेंगे, एंड दैट इज द राइट आंसर. तो क्वेश्चन आपको इसी तरह से घुमा घुमा कर पूछे जाएंगे, सिंपल से क्वेश्चंस घुमा घुमा कर पूछे जाएंगे, तो आपको आंसर करना है कि वो सही है या नहीं है. ओके. तो एक और क्वेश्चन आपको यहां पर पूछता हूं, दैट इज रिलेटेड कि यहां पर पर्सन ए एंड बी का आइदर एंड सर्वाइवर बेसिस पर, पर्सन ए एंड बी का आइदर एंड सर्वाइवर बेसिस पर एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है, एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है. एंड फर्दर यहां पर इस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में
इस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में पर्सन ए यहां पर इसका प्री मेच्योर पेमेंट लेने के लिए आ जाते हैं। पर्सन ए यहां पर इसका प्री मेच्योर पेमेंट लेने के लिए आ जाते हैं। सो दैट बी अलाउड? तो क्या वो चीज अलाउड होगी? तो आइदर सर्वाइवर के केस में पर्सन ए एंड बी का एक फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट है एंड फर्दर यहां पर पर्सन ए प्री मेच्योर पेमेंट लेने के लिए आ जाते हैं एफडीआर की। तो आइदर सर्वाइवर है, ऑपरेट तो कोई भी कर सकता है, तो एफडीआर अकाउंट है, लेकिन तो प्री मेच्योर पेमेंट लेना चाहता है, प्री मेच्योर विड्रॉल लेना चाहते हैं, तो वुड द पेमेंट बी मेड टू पर्सन ए ओवर हियर? तो क्या पर्सन ए को पेमेंट की जाएगी यहां पर? प्री मेच्योर विड्रॉल अलाउड होगा पर्सन ए को या नहीं होगा? द आंसर इज कि प्री मेच्योर विड्रॉल यहां पर अलाउड नहीं होगा। अगर प्री मेच्योर एफडी की वैल्यू आपने विड्रॉल लेना है तो ज्वाइंटली ही आपको यहां पर प्री मेच्योर पेमेंट देना पड़ेगा। यानी कि अगर यहां पर दोनों पर्सन्स प्री आते हैं एंड प्री मेच्योर विड्रॉल लेना चाहते हैं, तभी यहां पर प्री मेच्योर विड्रॉल लेना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अकाउंट ऑपरेशंस। अगर प्री मेच्योर है तो सभी अकाउंट होल्डर्स को साइन करने पड़ेंगे। अगर मैच्योरिटी हो गया हुआ है तो यहां पर फिर ए पर्सन जो है वो अकेली पेमेंट ले सकता है, लेकिन अगर प्री मेच्योर पेमेंट है तब यहां पर पर्सन ए या पर्सन बी अगर अकेले आते हैं तो उनको यहां पर प्री मेच्योर में केस में हम पेमेंट नहीं देंगे। इज इट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। एंड फर्दर let us suppose the same case A and B either survivor FDR मेंटेन कर रहे हैं एंड यहां पर पर्सन ए की डेथ हो जाती है, पर्सन ए इज डिजीज्ड नाउ, एंड पर्सन बी आपको यहां पर विजिट करते हैं ब्रांच में, पर्सन बी विजिट करते हैं ब्रांच में एंड ही आस्क्स फॉर अ लोन अगेंस्ट द एफडीआर। तो यहां पर वो कहते हैं कि उनको लोन चाहिए अगेंस्ट एफडीआर, लोन चाहिए अगेंस्ट एफडीआर। तो वुड दैट बी अलाउड और नॉट? रिन्यूअल करवाने के लिए दोनों को नहीं आना पड़ेगा, रिन्यूअल जो है वो सिंगल पर्सन भी करवा पाएगा। अगर यहां पर ऑटो इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज रिन्यूअल के लिए दोनों को नहीं आना पड़ेगा। वो इंस्ट्रक्शंस आप नॉर्मली सिंगल पर्सन से ले सकते हैं एज पर द बैंक प्रैक्टिसेस। तो यहां पर सिंपल सा केस है, ए एंड बी जो है आइदर सर्वाइवर एफडीआर है एंड ए इज डिजीज्ड नाउ एंड फर्दर बी पर्सन यहां पर विजिट करता है कि उसने लोन लेना है अगेंस्ट एफडीआर। वुड दैट बी अलाउड? तो क्या लोन अलाउड होगा? तो ये आइदर सर्वाइवर का केस है। अगर एक पर्सन की डेथ हो गई तो दूसरा पर्सन यहां पर अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। तो यहां यस, अगर पर्सन बी यहां पर आपको अप्रोच करता है एंड फर्दर वो अगर प्री मेच्योर विड्रॉल भी लेना चाहता है वो भी अलाउड हो जाएगा, क्योंकि अब वो अकेला अकाउंट होल्डर है यहां पर। एंड फर्दर अगर वो चाहता है कि यहां पर उसने लोन अगेंस्ट एफडीआर लेना है, तो वो भी यहां पर अलाउड रहेगा, इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी अपने को। एंड यहां पर अब इसी केस में थोड़ा सा और यहां पर ट्विस्ट ले आते हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कि पर्सन ए एंड बी दोनों की डेथ हो गई है। पहले केस में लिया था कि पर्सन ए की डेथ हुई है, पर्सन ए एंड बी दोनों की डेथ हो गई है एंड फर्दर यहां पर पर्सन सी जो है दैट इज नॉमिनी, पर्सन सी नॉमिनी है यहां पर। एंड पर्सन सी आपको विजिट करता है, कहता है कि लोन दे दो, क्योंकि अभी एफडीआर मैच्योर तो हुई नहीं है, ठीक है, अभी एफडीआर मैच्योर तो नहीं हुई है। तो वो कहता है कि मुझे डिमांड लोन दे दो इसके अगेंस्ट, मुझे डिमांड लोन सैंक्शन कर दो इसके अगेंस्ट। तो वुड द लोन बी सैंक्शन टू पर्सन सी ओवर हियर? तो क्या पर्सन सी को इस डिपॉजिट के अगेंस्ट यहां पर लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा? तो ए एंड बी दोनों की डेथ हो गई है, एफडीआर का अकाउंट है आपके पास एंड फर्दर पर्सन सी नॉमिनी है उसके केस में एंड फर्दर पर्सन सी ने विजिट किया आपको एंड वो चाहता है कि उसको लोन दे दिया जाए, अभी वो उसकी पेमेंट नहीं लेना चाहता। तो वुड द लोन बी अलाउड टू पर्सन सी ओवर हियर? तो क्या पर्सन सी को लोन दे देंगे इसके केस में? नो लोन कैन बी सैंक्शन टू द नॉमिनी। तो नॉमिनी को लोन नहीं दे सकते, इसको प्री मेच्योर पेमेंट दे सकते हैं, लेकिन लोन सैंक्शन नहीं करेंगे, ओके।